बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सपी एकेडमी के क्वांटिटी सर्वे के इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में मैं इंजीनियर शहाब हाजिर खिदमत हूँ। मैं इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में क्वांटिटी सर्वे स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश करूँगा। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम नज़र डालेंगे कि क्वांटिटी सर्वे क्या होता है। किसी भी मंसूबे में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल की मिकदारें मालूम करने और लागत मालूम करने के फ़न को क्वांटिटी सर्वे कहा जाता है। यहाँ पर मंसूबे से मुराद कोई भी सिविल इंजीनियरिंग का स्ट्रक्चर हो सकता है। मसलन वो बिल्डिंग भी हो सकती है, ब्रिज भी हो सकता है, इरिगेशन कैनाल्स भी हो सकती हैं, वगैरह वगैरह। क्वांटिटी सर्वे सिविल इंजीनियरिंग में निहायत अहमियत रखता है, क्योंकि किसी भी मंसूबे की लागत, उसके तखमीना और वो कितनी मुद्दत में पाए तकमील तक पहुंचेगा, ये जाने बगैर हम मंसूबे को इख्तिताम तक नहीं पहुंचा सकते। किसी भी मंसूबे का तखमीना लगाने से इस मंसूबे की तामीर शुरू होने से पहले इस पर आने वाली लागत का अंदाज़ा हो जाता है। इसके बाद इसके लिए मुख्तस करदा रकम के मुताबिक इस मंसूबे की तामीर शुरू कर दी जाती है। बिलफर्ज अगर हमारे पास इतने फ़ंड्स अवेलेबल ना हो तो हम मंसूबे में रद्द-व-बदल कर सकते हैं। हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम रद्द-व-बदल कर लेते हैं और उसकी लागत को कम करके फिर मंसूबे की तामीर शुरू कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर क्वांटिटी सर्वे दो किस्म का होता है। एक को रफ कास्ट एस्टीमेट कहा जाता है और दूसरे को डिटेल एस्टीमेट कहा जाता है। यहाँ पर मैं रफ कास्ट एस्टीमेट को डिस्कस नहीं करूँगा, डिटेल एस्टीमेट की तरफ हम जाएंगे। डिटेल एस्टीमेट फर्दर मज़ीद तीन उसकी टाइप्स हैं, तीन प्रोसीजर्स हैं डिटेल एस्टीमेट की। एक को लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड कहा जाता है, दूसरे को सेंटर लाइन मेथड कहा जाता है, जबकि तीसरे को क्रॉसिंग मेथड कहा जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं डिफ़ाइन करूँगा लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल को, लेकिन उसको डिफ़ाइन करने से पहले मैं बताता चलूँ कि क्वांटिटी सर्वे के लिए हमें जो ज़रूरी कवायद चाहिए होगी उनको थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा। एक तो हमें जो मंसूबे की ड्राइंग है वो दरकार होगी, क्योंकि बग़ैर ड्राइंग के हम किसी भी मंसूबे की क्वांटिटी मालूम नहीं कर सकते। इसके अलावा उसकी स्पेसिफ़िकेशन से मुराद ये होता है कि किसी भी मंसूबे में इस्तेमाल होने वाली मटेरियल की क्या खसूसियात हैं और वो किस कंपनी की होंगी, कहाँ से लाई जाएंगी। मिसाल के तौर पर अगर हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं और उसमें ईंटें इस्तेमाल कर रहे हैं तो ईंटों की कौन सी टाइप इस्तेमाल हो रही है, फर्स्ट क्लास ब्रिक है, सेकंड क्लास ब्रिक है या थर्ड क्लास ब्रिक है। इसी तरह हम जो सेंड इस्तेमाल करेंगे वो किस मकाम से लाई जाएगी और वो किस किस्म की होगी, पिट सेंड होगी या उसकी दीगर जो इकसाम हैं, दरियाई रेत जिसको हम कहते हैं, रिवर सेंड होगी, वगैरह वगैरह। इसके अलावा हमें उस क्वांटिटी के बाद हमें उसकी लागत का अंदाज़ा लगाना होता है। इसके लिए हम रेट्स का मुतालिया करते हैं। जिस डिपार्टमेंट ने क्वांटिटी सर्वे करना होता है उस डिपार्टमेंट का अपना एक शेड्यूल ऑफ रेट्स, उनकी एक बुक होती है जो हर साल रिन्यूअल करते हैं। इस शेड्यूल ऑफ रेट्स में तमाम आइटम्स के, तमाम मटेरियल के रेट गिवन होते हैं। तो ये हमें पता होगा जब रेट्स का, तो हम फिर क्वांटिटी को फर्दर आगे उसकी कॉस्ट निकाल सकेंगे, क्योंकि क्वांटिटी निकालना ही नहीं होता क्वांटिटी सर्वे में, उसके बाद उसकी लागत मालूम करना भी ज़रूरी होता है। ये तीन कवायद जब हमारे पास होंगे तो हम क्वांटिटी मालूम कर सकेंगे। अब डिस्कस करते हैं लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक स्ट्रेट वॉल को जिसकी लंबाई 20 फीट है। मेरे पास ड्राइंग में तीन व्यूज़ गिवन हैं। अगर आप गौर करें तो सबसे पहला व्यू जो है वो प्लान है, जिसको हम टॉप से देख रहे हैं दीवार को, और दूसरा व्यू जो है उसका क्रॉस सेक्शन है, जिसमें तमाम डिटेल जो है वो गिवन है ड्राइंग की। इसके अलावा तीसरा व्यू जो है वो पर्सपेक्टिव व्यू आप कह सकते हैं या 3D व्यू है इसका, और ये ज़रूरी नहीं होता क्वांटिटी के लिए, लेकिन मैं चूँकि आपको समझाना चाह रहा हूँ इसका क्रॉस सेक्शन और प्लान, तो इसके लिए मैंने एक 3D पर्सपेक्टिव व्यू भी बना लिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इसके प्लान पर गौर किया जाए तो प्लान से हमें इसकी लंबाई वाज़ेह हो रही है जो कि 20 फीट है, और अगर इसके क्रॉस सेक्शन को देखा जाए तो हमें पता चलेगा कि इस दीवार की, इस वॉल की ऊंचाई सिर्फ इस दीवार की वो 5 फुट है, जबकि बाकी दीगर डायमेंशन को अगर गौर से देखा जाए तो ये हमारे पास ग्राउंड लेवल है।
ग्राउंड लेवल से नीचे ये एक्सकवेशन की गई है और एक्सकवेशन में हमने स्टेप बनाए हैं। जो बुनियाद की किस्म का इंतखाब किया है वो है स्प्रेड फाउंडेशन। अब स्प्रेड फाउंडेशन के अगर हिस्सों को देखा जाए तो खुदाई के बाद हमने सबसे पहला एक स्टेप दिया है जो कि लीन कंक्रीट का है, पीसीसी, जिसको हम पीसीसी कहते हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। इसकी थिकनेस 9 इंच है जबकि विड्थ 2 फीट 6 इंचेस है और यही 2 फीट 6 इंच बुनियाद की ब्रेड्थ भी है या उसकी चौड़ाई है। इसके बाद इसके ऊपर ब्रिक वर्क किया गया है। ये ब्रिक वर्क स्टेप वाइज किया गया है। स्प्रेड फाउंडेशन में स्टेप बनते हैं। पहला जो स्टेप है वो है 1 फीट 6 इंचेस इसकी ब्रेड्थ है और इसकी हाइट जो है वो 6 इंचेस है। इसके अलावा दूसरा जो इसके ऊपर स्टेप बनाया गया है वो 1 फीट 1.5 इंचेस है जबकि इसकी जो हाइट है वो या थिकनेस जो है वो 6 इंचेस है। इसके बाद तीसरा जो स्टेप बनाया गया है अप टू डीपीसी या अप टू प्लेंथ लेवल, ये तीसरा स्टेप 9 इंच है। अगर देखा जाए 6 इंच ग्राउंड लेवल से ऊपर है और 3 इंच ग्राउंड लेवल से नीचे। ये जो 6 इंच है ये अप टू प्लेंथ लेवल तक है, यानी डीपीसी तक है और इसके ऊपर बाकी दीवार चुनाई की गई है। ये जो डीपीसी बनाई गई है इसकी थिकनेस जो है वो 2 इंच है और ये दीवार के मुकम्मल लंबाई के ऊपर डाली गई है। ये जो ग्राउंड लेवल और प्लेंथ लेवल के दरमियान हिस्सा होता है इसको बेसिकली प्लेंथ कहा जाता है। ये इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि बारिश का पड़ने वाला पानी ज़मीन पर ये डायरेक्ट जो है वो कमरों के अंदर ना जाए या उसको इफ़ेक्ट ना करे दीगर कमरों को, तो इसलिए थोड़ी सी ऊंचाई पर हमारा जो है वो फ्लोर लेवल होता है। तो इसको हम तकरीबन 6 इंच से लेकर अप टू 3 फीट तक जो है वो देते हैं। ये डिपेंड करता है इलाके की सूरत हाल पर। इसके अलावा डीपीसी जो मैंने यहाँ पे मेंशन की है ये डीपीसी बेसिकली कंक्रीट की डाली गई है। इसके अलावा दीगर मटेरियल की डीपीसी भी डाली जा सकती है और कंक्रीट के साथ इसके ऊपर बिटुमिनियस की एक पेंट भी किया जा सकता है, एक लेयर बिटुमिनियस की भी बिटुमिन की भी डाली जा सकती है। इसके अलावा जो दीवार है उसकी थिकनेस है 9 इंच। अब अगर गौर किया जाए इसकी 3D या पर्सपेक्टिव व्यू के ऊपर तो हमें पता चलेगा कि जो स्टेप मैंने बनाए हैं उनकी तफसील कुछ यूँ होगी। जो पीसीसी डाली जाएगी वो उसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। इसके बाद ब्रिक वर्क का फर्स्ट स्टेप है, इसकी लेंथ उससे कम होगी। फिर जैसे ही ऊपर जाते जाएंगे स्टेप्स की लंबाइयाँ कम होती जाएंगी। अब ये किस हिसाब से कम होती है इसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करते हैं जो कि मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। सो ये हमारे पास ड्राइंग है। जैसा कि मैंने लेक्चर के शुरू में जिक्र किया था कि हमारे पास चंद कवायद का होना ज़रूरी है जिसमें से एक ड्राइंग भी है और ड्राइंग में फिर एक प्लान और दूसरा क्रॉस सेक्शन। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। पर्सपेक्टिव व्यू की ज़रूरत नहीं होती लेकिन इससे हमें चूँकि हम देखते हैं तो इससे मज़ीद तफसील वाज़ेह हो जाती है, लिहाजा एज़ पर रिक्वायरमेंट हम इसके पर्सपेक्टिव व्यू को या 3D ड्राइंग को भी यूज़ कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको देख रहे होंगे कि मेरे पास जो दूसरा मैंने टैब खोला है ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ये टैब है, ये एक विंडो है और इसमें हम जो है अपनी क्वांटिटीज़ निकालेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इसमें ज़रूरी है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ऊपर भी अबूर हासिल हो और इसके फार्मूलाज का पता हो ताकि आप आसानी के साथ अपने वर्क को कंप्लीट कर सकें। अब हम स्टार्ट करेंगे बाकायदा तौर पर अपनी क्वांटिटीज़। बुनियादी तौर पर क्वांटिटीज़ निकालने के लिए हम टेबल्स बनाते हैं। इन टेबल्स की कई इकसाम होती हैं, 2 या 3 फर्दर, लेकिन हम जो यहाँ पे टेबल का इंतखाब करेंगे उसकी तफसील कुछ यूँ होगी जो मैं अभी आपके सामने लिखूँगा। हमारे पास जो ज़्यादातर टेबल बनते हैं उनमें जो पहला कॉलम होता है वो सीरियल नंबर का होता है। इसके बाद जो दूसरा टेबल होता है वो जो दूसरा कॉलम होता है वो डिस्क्रिप्शन का, डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं या फिर आइटम्स या फिर इसके अलावा इसका पर्टिकुलर्स। इसके बाद नंबर्स, फिर लेंथ, इसके बाद इसकी विड्थ होती है या ब्रेड्थ होती है, फिर हाइट होती है या डेप्थ होती है। इसके बाद हम इसकी क्वांटिटी लिखते हैं। इससे अगला जो खाना होता है वो या कॉलम होता है वो
इसके यूनिट का होता है। इसके बाद इसकी रिमार्क्स मेंशन किए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें इन खानों की जो या इन कॉलम्स की जो डिटेल होगी वो कुछ यूँ होगी कि सबसे पहले जो सीरियल नंबर होगा उसमें हम आइटम्स के फेहरिस्त लिखेंगे, यानी नंबर 1 पे कौन सा आइटम आता है, नंबर 2 पे, 3 पे, 4 पे और सो ऑन। डिस्क्रिप्शन में हम बेसिकली आइटम की तफसील लिखते हैं कि जो आइटम हम यहाँ पे जिसकी क्वांटिटी मालूम कर रहे हैं वो उसका नाम क्या है, वो क्या चीज़ होगी। नंबर्स में हम बेसिकली गिवन करते हैं कि वो कितनी तादाद में होगी। अब जैसे कि हमारे पास ड्राइंग में ये एक वॉल है और इस वॉल की मैं कोई भी आइटम मालूम करूँ तो नंबर में 1 लिखूँगा क्योंकि वॉल हमारे पास 1 है। अगर इस तरह की 10 वॉल्स होंगी या 30 होंगी तो उसको हम यहाँ पे नंबर्स में मेंशन कर देंगे। इसके बाद हर आइटम की लेंथ होती है, फिर ब्रेड्थ होती है, फिर हाइट और डेप्थ होती है। इसके बाद इसकी क्वांटिटीज़ होती हैं। क्वांटिटी के बाद जो क्वांटिटी हम मालूम कर रहे हैं उसके रिमार्क्स मेंशन किए जाते हैं और उसके यूनिट्स मेंशन किए जाते हैं और फिर उसके बाद उसके रिमार्क्स होते हैं। रिमार्क्स में हम बेसिकली लिखते हैं कि हमने किस प्रोसीजर को फॉलो करके हमने जो है वो लेंथ मालूम की है या ब्रेड्थ मालूम की या क्वांटिटी मालूम की है, उसका बेसिकली प्रोसीजर लिखा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट कि हम कैसे इसकी क्वांटिटीज इस वॉल की फाइंड करेंगे। सबसे पहले अगर हम गौर करें तो जब भी कोई बिल्डिंग बनती है या कोई स्ट्रक्चर बनता है, अमूमन तौर पर सिविल इंजीनियरिंग के स्ट्रक्चर जब बनते हैं तो उनके लिए फाउंडेशन बनाई जाती है। अब फाउंडेशन के लिए हमें लाजमी खुदाई करनी पड़ती है। सो हमारा जो पहला स्टेप होता है ऑन द ग्राउंड वो एक्सकवेशन होता है, यानी हम खुदाई करते हैं। सो पहला जो हमारा यहाँ पे आइटम होगा वो खुदाई का होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सकवेशन। नंबर्स में हम मेंशन करेंगे 1 चूँकि वॉल 1 है। लेंथ इसकी हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, तो मैं अर्ज कर चुका हूँ कि अगर दीवार की लंबाई 20 फुट है तो इसकी जो बुनियाद की लंबाई होगी वो 20 फुट नहीं होगी, वो इससे ज़्यादा होगी। अब ये कितनी ज़्यादा होगी इसके लिए हम रिमार्क्स में अपना फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला कुछ यूँ है कि टोटल लेंथ ऑफ वॉल विच इज़ 20 फीट। साइन मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे अंडरस्टूड है कि तमाम जो हमारे पास लेंस होंगी वो फीट में होंगी। हम बेसिकली ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं या इंग्लिश सिस्टम यूज़ कर रहे हैं या FPS सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। FPS सिस्टम में लेंथ के लिए जो इकाई होती है वो फुट होती है, जबकि वज़न के लिए जो इकाई हम यूज़ करते हैं वेट के लिए वो LBS या पाउंड्स होती है और टाइम के लिए सेकंड। सो बेसिकली FPS सिस्टम इसको डिनोट करता है। सो यहाँ पे तमाम हमारी जो इकाइयाँ होंगी वो फुट में होंगी और जहाँ पे भी इंच आएंगे उनको हम कन्वर्ट कर देंगे फीट में। सो प्लस करेंगे, इसके बाद हम ब्रैकेट डालेंगे और हम यहाँ पे क्रॉस सेक्शन को थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन है हमारा उसमें बुनियाद की जो विड्थ है या ब्रेड्थ है वो 2 फीट 6 इंचेस है। तो फार्मूले के तहत हम बुनियाद की जो विड्थ होगी उसमें से दीवार की विड्थ को माइनस करेंगे और जमा कर देंगे दीवार की लंबाई के साथ, कुछ इस तरह से। 2 फीट 6 इंचेस को मैं फिट में कन्वर्ट करके 2.5 फीट लिख दूंगा। इसमें से मैं माइनस करूंगा दीवार की विड्थ विच इज़ 9 इंचेस यहाँ पे मेंशन है। सो 9 इंच अगर फुट में कन्वर्ट कर दिया जाए 12 पे डिवाइड करेंगे सो हमारे पास आएगा 0.75 फीट और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इसका जो हमारे पास आंसर आता है वो है 21.75 फीट। सो यहाँ पे लेंथ हमारे पास आएगी 21.75 फीट। विड्थ ऑफ फाउंडेशन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैं अर्ज कर चुका हूँ कि विड्थ ऑफ फाउंडेशन 2 फीट 6 इंचेस है। सो इसको हम लिख देंगे 2.5 फीट। देन इसकी हाइट और डेप्थ है, तो हाइट और डेप्थ अगर देखा जाए तो ये ग्राउंड लेवल से नीचे जितनी हमने डेप्थ में खुदाई की होती है। सो अगर स्टेप बाय स्टेप देखें तो फर्स्ट स्टेप विच इज़ 3 इंचेस यहाँ पे मेंशन है, सेकंड 6 इंचेस, फिर 6 और फिर 9। अगर इसको प्लस कर दिया जाए, टोटल कर दिया जाए तो 9 और 6 हमारे 15 होते हैं। 15 प्लस 6 21 एंड 21 प्लस 3 इक्वल टू 24 इंचेस। और 24 इंचेस को जब हम 12 पे डिवाइड करके फीट में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास 2 फीट आता है। तो यहाँ पे हम 2 फीट मेंशन कर देंगे। अब क्वांटिटी बेसिकली इन तमाम का हासिल ज़रब होता है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, और इसके साथ नंबर्स मल्टीप्लाई कर दिए जाते हैं।
अब लेंथ का यूनिट भी फीट है, ब्रेथ का यूनिट भी फीट है और हाइट का यूनिट भी फीट है। सो ये बेसिकली हमारे पास फार्मूला बनता है वॉल्यूम का। सो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम बुनियाद की मिकदार मालूम करेंगे या उसकी जो मिट्टी की एक्सकवेशन होगी वो मालूम करेंगे, वो हमारे पास उसका वॉल्यूम आएगा और यही वॉल्यूम उसकी क्वांटिटी होगी। सो एज पर फार्मूला मैं यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करूँगा, इक्वल टू फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड मल्टीप्लाई बाय थर्ड मल्टीप्लाई बाय फोर्थ, और इसको मैं कर दूंगा इक्वल। तो ये 108.75 CF इसका यूनिट होगा क्यूबिक फुट। क्यूब डिनोट करेगा 3 को, बेसिकली 3 चूँकि ये हमारे पास डायमेंशन है लेंथ ब्रेथ और हाइट, सो इसका मतलब क्यूब है, और फुट इस तमाम की इकाई है, सो हम यहाँ पे फुट क्यूबिक फुट, इसका मतलब है कि इसका हमने वॉल्यूम मालूम किया, वॉल्यूम या हुजम। सो ये हमारे पास टोटल क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क आ जाएगी। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट आइटम की तरफ जाएंगे। हमारा जो नेक्स्ट आइटम आप यहाँ पे देख लेंगे एक्सकवेशन के बाद, जब हम खुदाई कर लेते हैं तो उसके बाद यहाँ पर ब्रिक वर्क जो है वो किया जाता है, सॉरी PCC डाली जाती है। फाउंडेशन जब भी इसके लिए एक्सकवेट की जाती है तो इसके बाद तमाम फाउंडेशन में जितनी बुनियाद होती है उसकी लंबाई के मुताबिक हम इसमें उसको कंक्रीट से भरते हैं, और इस कंक्रीट की जो थिकनेस हम रखेंगे एज़ पर ड्राइंग वो है 9 इंचेस। सो नेक्स्ट जो हमारा जो पर्टिकुलर या डिस्क्रिप्शन में हम लिखेंगे वो होगा हमारा PCC, लीन सीमेंट कंक्रीट या प्लेन सीमेंट कंक्रीट, PCC। और ये PCC एक ख़ास रेशो के साथ डाली जाती है, मे बी इट इज़ 1:3:6 और 1:4:8। हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं 1:3:6 ब्रैकेट क्लोज। नंबर्स में हम 1 लिखेंगे क्योंकि एक ही वॉल है। इसकी लेंथ हम इतनी ही लेंगे जितनी फाउंडेशन की लेंथ होगी, क्योंकि मैं अर्ज कर चुका हूँ कि इसको फाउंडेशन की लेंथ के बराबर डाला जाता है। सो लेंथ ऑफ PCC विल बी इक्वल टू 21.75 फीट। ब्रेथ भी उतनी ही होगी जितनी फाउंडेशन की लेंगे। आप देख रहे होंगे कि PCC की ब्रेथ फाउंडेशन की ब्रेथ के बराबर है, इट इज़ 2 फीट 6 इंचेस, सो 2.5 फीट। एंड देन अगर हम इसके हाइट और डेप्थ को देखें तो वो हमारे पास है 9 इंचेस। सो 9 इंचेस इक्वल टू 0.75 फीट, 0.75 फीट। अब इसकी जो क्वांटिटी हम मालूम करेंगे वो भी इसका वॉल्यूम आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 हमारे पास डायमेंशंस हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमें ये आसानी मुहैया करता है कि हम अपनी कैलकुलेशन बड़े आसान तरीके से कर सकें। बार बार फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपल स्टेप को ड्रैग करूँगा डाउनवर्ड और हमारे पास नेक्स्ट जो रो होगी उसकी भी हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी। ये है जी 40.71 सॉरी 40.7812 क्यूबिक फुट, इसका भी यूनिट हम क्यूबिक फुट मेंशन करेंगे। सो ये तो इसका एक तरीका है PCC मालूम करने का। इसके अलावा PCC मालूम करने का एक दूसरा तरीका भी है जो इससे आसान है, इसको मैं रिमार्क्स में मेंशन करूँगा। वो तरीका बेसिकली तमाम किस्म की फाउंडेशंस के लिए हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। वो उस सूरत में इस्तेमाल होगा जब तमाम फुटिंग या तमाम दीवारों की जो फाउंडेशन का क्रॉस सेक्शन होगा वो सेम होगा तो फार्मूला हम वो अप्लाई करेंगे, यानी उसके ऊपर एक कंडीशन अप्लाई होती है। लेकिन अगर हमारे फुटिंग मुख्तलिफ आ जाएगी तो ये फार्मूला हम यूज़ नहीं कर सकेंगे। इस फार्मूले की रूह से अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन, टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्सकवेशन विच इज़ 108.75 क्यूबिक फुट डिवाइडेड बाय टोटल डेप्थ ऑफ एक्सकवेशन विच इज इक्वल टू, आपको मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ, ये इक्वल है 2 फीट के। सो 2 फीट एंड मल्टीप्लाई बाय थिकनेस ऑफ PCC विच इज 0.75 फीट। सो अगर इसको कैलकुलेट कर लिया जाए तो इसका जवाब भी उतना ही आता है जितना हमारे पास फर्स्ट मेथड से आया, विच इज इक्वल टू 40.78। तो ये हमारे पास इसकी टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। तो ये दोनों फार्मूले हम यूज़ कर सकते हैं,
लेकिन फर्स्ट फार्मूला जो है वो थोड़ा सा लेंथी होता है, उसमें हमारे पास अगर दीवारों की लंबाइयाँ मुख्तलिफ हों और 10-15 दीवारें आ जाएँ लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में, तो एक वॉल नंबर 1 के लिए अलग क्वांटिटी, फिर वॉल नंबर 2 के लिए, फिर वॉल नंबर 3 एंड सो ऑन, तो वो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है। अगर हम अपने प्रोसीजर को शार्ट करना चाहते हैं, हमारे पास तमाम क्रॉस सेक्शन सेम हैं, तमाम दीवारों की क्रॉस सेक्शन एक ही है, तो फिर हम ये शॉर्ट फार्मूला यूज़ करेंगे जिससे हमारा अच्छा खासा वक्त बचेगा। जो हमारा थर्ड आइटम है वो है ब्रेक वर्क। हमने पीसीसी डालने के बाद जब ये खुश्क हो जाएगी, ये मजबूती इसमें स्ट्रेंथ आना शुरू हो जाएगी, तो इसके ऊपर हम दीवारों की चुनाइयाँ शुरू कर देंगे, यानी ब्रेक वर्क शुरू कर देंगे। अब ये ब्रेक वर्क बेसिकली स्टेप वाइज किया गया है, सो हम इसको मालूम भी स्टेप वाइज करेंगे। सो हमारा जो नेक्स्ट पर्टिकुलर होगा नंबर 3 पे, वो होगा ब्रेक वर्क इन फाउंडेशन एंड प्लेंथ। एफ में फाउंडेशन के लिए यूज़ कर रहा हूँ और पी में प्लेंथ के लिए यूज़ कर रहा हूँ। वो इसलिए कि अगर इन स्टेप्स को देखें तो इन स्टेप्स की तादाद बेसिकली 3 है। पहला जो स्टेप और दूसरा स्टेप जो बना हुआ है वो फाउंडेशन के अंदर है, यानी ग्राउंड लेवल से नीचे है, और जो थर्ड स्टेप बना हुआ है ये आप देख रहे होंगे, ये थर्ड स्टेप यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक। सो उसका 3 इंच का हिस्सा जो है वो फाउंडेशन के अंदर है और 6 इंच का जो हिस्सा है वो फाउंडेशन से ऊपर है। सो हम यहाँ पे इसलिए प्लेंथ को भी मेंशन करते हैं क्योंकि जो तीसरा स्टेप है उसका जो कुछ हिस्सा है वो प्लेंथ में आता है। सो हम स्टार्ट करेंगे स्टेप नंबर 1 से। स्टेप नंबर 1 नंबर्स में 1 लिखेंगे। स्टेप नंबर 1 की लेंथ एज पर फार्मूला यूज़ मालूम करेंगे। इसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होता है वो ऐसे ही है जिस तरह हमने एक्सकवेशन के लिए लेंथ मालूम की। सो टोटल लेंथ ऑफ वॉल प्लस करेंगे, ब्रैकेट डालेंगे, इसमें मैं टोटल विड्थ ऑफ फर्स्ट स्टेप लिखूंगा। टोटल विड्थ ऑफ फर्स्ट स्टेप अगर देखी जाए तो 1 फीट 6 इंचेस है, हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 1.5 फीट। इसमें से मैं माइनस करूँगा टोटल विड्थ ऑफ वॉल विच इज़ 9 इंचेस, 0.75 फीट। ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 20.75 फीट। तो हमारे पास 20.75 फीट आ जाएगा। अब टोटल लेंथ ऑफ फर्स्ट स्टेप जो होगी, मैं अर्ज कर चुका हूँ कि सबसे बड़ी लंबाई हमारे पास बुनियाद की होगी और पीसीसी की होगी। इसके बाद इसकी लंबाइयाँ कम होती जाएंगी। तो पहले हमारे पास 21.75 फीट था, अब जो लेंथ होगी वो 20.75 फीट। ब्रेड्थ ऑफ दिस स्टेप विल बी इक्वल टू 2 फीट 6 इंचेस, 1 फीट 6 इंचेस। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप जो है वो इसके विड्थ है विच इज़ 1 फीट 6 इंचेस, सो 1.5 फीट। देन इसकी स्टेप की हाइट जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पे 6 इंच मेंशन है, तो मैं यहाँ पे 0.5 फीट, चूँकि 6 इंचेस को हम जब डिवाइड करते हैं 12 पे तो हमारे पास वो फीट में कन्वर्ट हो जाता है विच इज़ 0.5 फीट। अब इसकी क्वांटिटी भी, इसका भी वॉल्यूम आएगा, होजम आएगा, और ये भी इसका यूनिट भी CFD होगा। सो इसको मालूम करने के लिए मैं अगर इसको ड्रैग कर दूँ तो हमारे पास इसकी क्वांटिटी आ जाएगी। यहाँ पे इसको डिलीट कर देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं। 15.562 फीट क्यूबिक फीट CFD इसका यूनिट आ जाएगा। देन हम दोबारा अपने सीरियल नंबर की तरफ जाएंगे। इसके बाद हमारा स्टेप नंबर 2 होगा, मेंशन करूँगा मैं नंबर में 1। इसकी लेंथ, स्टेप नंबर 2 की लेंथ मालूम करने के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूले के मुताबिक 20 फीट प्लस ब्रैकेट विड्थ ऑफ दिस स्टेप विच इज़ 1 फीट 1.5 इंचेस। अगर इसको मैं फुटों में कन्वर्ट कर दूँ, फीट में कन्वर्ट कर दूँ, 1.125 फीट आ जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे हम विड्थ ऑफ वॉल विच इज़ 9 इंचेस, 0.75 फीट, और मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दूँगा। इट विल बी इक्वल टू 20.375। अगर इसका कैलकुलेशन कर ली जाए तो ये इतने फुट के बराबर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 20.375 फीट, 0.375 फीट बेसिकली 4.5 इंच के बराबर होता है। ब्रेड्थ इस स्टेप की 1 फीट 1.5 इंचेस है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ 1.125 के बराबर होगा। और हाइट अगर स्टेप की देखी जाए तो वो 6 इंचेस है विच इज़ 0.5
5। इसकी भी क्वांटिटी CFT में आएगी और इसको हम यहाँ से ड्रैग करेंगे तो हमारे पास इसकी क्वांटिटी आ जाएगी 11.460938 CFT। एक्यूरेसी के लिए इसके जो प्रिसिशंस हैं वो अप टू 3 और 4 डिजिट तक आप रख सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर जो है वो सजेस्ट करता हूँ अप टू 2 डिजिट्स इन फीड सिस्टम एंड अप टू 3 डिजिट्स इन मीट्रिक सिस्टम। सो FPS सिस्टम में अप टू 2 डिजिट्स तक जो है वो हमारे पास अच्छी खासी इसकी एक्यूरेसी होती है। लेकिन चूँकि मैं इसके फार्मूले यूज़ कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के, तो हमारे पास बड़ी एक्यूरेसी के साथ एक चीज़ आ रही है। सो आप इसमें ऐसे भी मालूम कर सकते हैं। देन इसका थर्ड स्टेप मालूम करेंगे, स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 अगर मैं आपको इसका पर्सपेक्टिव व्यू दिखाऊं तो स्टेप नंबर 3 आप देखेंगे कि इसकी लेंथ जो है वो उतनी है जितनी दीवार की लेंथ है। अगर हम फार्मूला यूज़ करना चाहें तो फार्मूले से भी इसकी लेंथ मालूम कर सकते हैं। इसके फार्मूले के मुताबिक 20 फीट प्लस ब्रैकेट विड्थ ऑफ दिस स्टेप। अगर विड्थ ऑफ दिस स्टेप देखी जाए, ये जो थर्ड स्टेप है तो ये इतना ही है जितनी दीवार की विड्थ है, विच इज़ 9 इंचज़। सो मैं यहाँ पे 9 इंचज़ विच इज़ 0.75 फीट माइनस करूँगा 0.75 फीट। ये इसलिए कि 0.75 फीट इसकी विड्थ थी स्टेप की, और इसमें से मैंने जब दीवार की विड्थ माइनस की फार्मूले के मुताबिक तो मेरे पास यहाँ पे 0 आया, और जब 0 को मैं 20 में प्लस करूँगा तो हमारे पास लेंथ 20 फीट ही आएगी। सो ये फार्मूले से भी मालूम हो जाता है, और यहाँ पे पर्सपेक्टिव व्यू से भी आपको नज़र आ रहा होगा कि थर्ड स्टेप जो है उसकी लेंथ इतनी है जितनी की दीवार की लेंथ है। सो हमारे पास लेंथ आ जाएगी 20 फीट। मैं यहाँ पे इसको लिखूँगा 20 फीट, इसकी विड्थ 0.75 फीट। आप देख रहे होंगे कि इसकी विड्थ मैंने पहले भी आपको बताया कि ये 20 फीट हो 0.75 फीट होगी इसकी जो विड्थ है। और इसके बाद इसकी जो हाइट होगी वो 3 इंचज़ बिलो द ग्राउंड लेवल एंड 6 इंचज़ अप टू प्लेन। सो इट विल बी इक्वल टू 9 इंचज़ 0.75 फीट। एंड देन हमारे पास इसकी क्वांटिटी आ जाएगी विच इज़ 11.25 CFT। अब हमारे पास तीनों स्टेप हल हो चुके हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पर्टिकुलर है वो है DPC। लेकिन DPC पे जाने से पहले मैं इन तीनों को प्लस कर दूँगा, सबमिट कर दूँगा। क्योंकि इनकी सबमिशन करूँगा क्योंकि ये अलग अलग हमारे पास जो है वो यहाँ पे आइटम हैं, लेकिन ये 3 स्टेप जो है ये एक ही आइटम का हिस्सा है, यानी ये ब्रिक वर्क का हिस्सा है। तो ब्रिक वर्क क्योंकि मेरे पास 3 स्टेप में सही से नहीं, मैंने स्टेप वाइज मालूम किया और इसको प्लस कर दूँगा। तो इनको प्लस करेंगे फार्मूले के तहत मैं यहाँ पे इक्वल का साइन डालूँगा, इसके बाद फर्स्ट, देन प्लस का साइन, सेकंड, देन प्लस का साइन एंड थर्ड एंड देन इंटर। तो इसके हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ जाएगी और इसका यूनिट भी CFT होगा। सो हमारा ब्रिक वर्क यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम फोर्थ नंबर पे हम मालूम करेंगे इसकी DPC। यहाँ पे मैं लिखूँगा DPC और ब्रैकेट डाल के DPC की थिकनेस लिखूँगा, थिकनेस 2 इंच थिक, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे इसकी जो थिकनेस है वो मेंशन कर दी जाती है, चूँकि एक ही वॉल है तो 1 मेंशन करूँगा। इसके बाद इसकी लेंथ जो होगी वो मैं अर्ज कर चुका हूँ लेक्चर के शुरू में कि हम DPC जो है वो मुकम्मल दीवार की लंबाई के मुताबिक डालते हैं, यानी जितनी दीवार की लंबाई होगी उतनी DPC की। तो मैं यहाँ पे 20 फीट लिख दूँगा। इसके बाद इसकी जो विड्थ होती है वो इतनी होती है जितनी दीवार की विड्थ है। आपको नज़र आ रहा होगा ये 9 इंच के बराबर डाली गई है। तो मैं यहाँ पे 9 इंचज़ 0.75 फीट, और इसके बाद इसका जो हाइट और इसकी डेप्थ होती है उसको हम मेंशन नहीं करते, क्योंकि वो मैं ऑलरेडी उसके साथ लिख देता हूँ 2 इंचज़। अब इससे साबित ये होता है
कि क्वांटिटी ऑफ डीपीसी जो है वो उसका जो यूनिट होगा वो स्क्वायर फुट होगा, यानी उसके साथ 2 डायमेंशन है, उसका एरिया मालूम किया जाता है। सो हम सिंपल इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 60.98, सॉरी कंट्रोल प्लस डी। इसके लिए मैं दोबारा फार्मूला लगाऊंगा, यहाँ पे इक्वल का साइन, देन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड मल्टीप्लाई बाय थर्ड देन इक्वल। सो ये 15 SFT, इसका यूनिट हम लिखेंगे SFT, स्क्वायर फुट के बराबर आ जाएगा। इसके बाद इससे जो नेक्स्ट पर्टिकुलर है, नेक्स्ट आइटम है, वो है हमारे पास ब्रिक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर। मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स ये बताता चलूँ कि इमारत के बुनियादी तौर पर 2 हिस्से होते हैं, एक को हम कहते हैं सबस्ट्रक्चर और दूसरे को कहते हैं सुपरस्ट्रक्चर। सबस्ट्रक्चर बेसिकली फाउंडेशन पर मुश्तमिल होता है, जबकि ग्राउंड लेवल से ऊपर या प्लेंथ लेवल से ऊपर का जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है उसको हम सबस्ट्रक्चर कहते हैं। बेसिकली ये जो डीपीसी और थर्ड स्टेप हमारा आता है ब्रिक वर्क का इन फाउंडेशन, ये भी फाउंडेशन का हिस्सा कंसिडर किया जाता है, लेकिन इसके ऊपर जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हमारे पास यहाँ 5 फीट की वॉल है, तो ये सब स्ट्रक्चर का हिस्सा होगा। सो मेरा जो नेक्स्ट पर्टिकुलर होगा वो होगा ब्रिक वर्क इन सबस्ट्रक्चर, सुपरस्ट्रक्चर, सॉरी 5 ब्रिक वर्क इन सुपरस्ट्रक्चर। नंबर में 1 लिखूंगा, लेंथ इसकी मैं उतनी लूँगा जितनी वॉल की लेंथ है, विच इज़ 20 फीट, विड्थ उतनी लूँगा जितनी दीवार की विड्थ है, जबकि इसकी हाइट यहाँ पे मैं लूँगा 5 फीट। ये क्रॉस सेक्शन में आप देख रहे होंगे हाइट ऑफ वॉल जो है वो मेंशन है 5 फीट, तो मैं यहाँ पे 5 फीट ले लूँगा। इसके बाद इसकी क्वांटिटी मालूम करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे इक्वल टू 1, यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि क्वांटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता 1 मल्टीप्लाई करने से, मल्टीप्लाई बाय सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय थर्ड रो एंड देन एंटर। तो 75 क्यूबिक फुट, चूँकि इसके 3 डायमेंशन है तो ये क्यूबिक फुट में आ जाएगा, सॉरी। देन हमारा ये स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाता है। इसके बाद जब ये स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाएगा तो हम इसका प्लास्टर करेंगे, यानी जो हमारा नेक्स्ट पर्टिकुलर होगा इसका प्लास्टर होगा। सो नंबर 6 पे हम मेंशन करेंगे प्लास्टर। इसकी प्लास्टर की थिकनेस जो है वो मेंशन कर दी जाती है, विच इज मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ 0.5 इंच थिक। नंबर्स में यहाँ पे सबसे पहले मैं ये बताता चलूँ कि इसका प्लास्टर होगा कहाँ। अगर आप 3D पर्सपेक्टिव व्यू को देखें तो एक इसकी फ्रंट है और जितनी मिकदार इसकी फ्रंट होगी उतनी ही इसकी बैक है, तो इसकी एक फ्रंट और बैक आ जाती है। दूसरा अगर इसकी इन साइडों को देखा जाए तो इन साइडों के ऊपर प्लास्टर किया जाता है। सो ये साइड्स होंगी जिसके ऊपर हम प्लास्टर करेंगे, ये मिकदार में 2 हैं, लेफ्ट और राइट 2 साइड्स होंगी यहाँ पे। सो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, मैं फ्रंट के लिए F लिखूँगा, जबकि बैक के लिए B, फ्रंट एंड बैक। सो 1 फ्रंट एंड 1 बैक 2 हो जाएंगे यहाँ पे नंबर्स में। इसकी लेंथ हम उतनी लेंगे जितनी दीवार की लेंथ होगी। अगर आप देखें तो इसकी लेंथ फ्रंट और बैक की दीवार के मुताबिक है, जितनी दीवार की लेंथ होगी इतनी इसकी हम लेंथ लेंगे। सो यहाँ पे लेंथ आ जाएगी 20 फीट। इसकी ब्रेड्थ नहीं ली जाती, यहाँ पे इसकी हाइट ली जाती है, तो इसकी हम हाइट ले लेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो वैसे तो दीवार की जो हाइट है वो 5 फीट है, लेकिन चूंकि जितना हिस्सा ग्राउंड लेवल से ऊपर होगा उस तमाम को हम प्लास्टर करेंगे। सो ग्राउंड लेवल से ऊपर का हिस्सा हमारे पास 6 इंच जो है वो लेंथ आ जाता है और 2 इंच उसके ऊपर डीपीसी आ जाती है।
ये बन जाता है 8 इंच। सो ये हमारे पास टोटल हाइट 5 फुट 8 इंच होगी, और 8 इंच को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा 12 पे तो ये फीट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, विच इज इक्वल टू 5.666 फीट। सो हमारे पास टोटल क्वांटिटी CFT में आ जाएंगी। फार्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड देन थर्ड, इक्वल टू 226.64। क्योंकि इसकी भी दो ही डायमेंशंस ली जाती हैं तो इसके भी हमारे पास जो इसका यूनिट आएगा वो स्क्वायर फुट आएगा, क्योंकि पलस्तर का यूनिट स्क्वायर फुट होता है। इसके बाद इसकी साइड्स होंगी, साइड्स हमारे पास दो हैं, मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। साइड्स की लेंथ नहीं ली जाती बल्कि इसकी विड्थ दी जाती है, विच इज़ 0.75 फीट। और अगर हम ड्राइंग पे देखें तो ये हमारे पास क्रॉस सेक्शन में भी जाएगा, एक तो इसकी विड्थ होगी और दूसरी इसकी हाइट होगी। और अगर हम 3D पर्सपेक्टिव व्यू में देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक इसकी हाइट आती है और एक इसकी विड्थ आती है। तो हमारे पास यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो या ब्रेड्थ है वो 0.75 फीट आ जाएगी, और इसकी हाइट उतनी लेंगे जितनी हमने पहले मेंशन की, 5.666। सो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा, इक्वल का साइन डालेंगे, नंबर्स, देन मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट एंड एंटर। सो इसकी 8.499 SFT क्वांटिटी आ जाएगी। अब यहाँ पे हम इसको टोटल कर लेंगे, इसके लिए हम इक्वल का साइन डालेंगे, क्योंकि ये एक ही पलस्तर का पर्टिकुलर है और इसमें हमने 2 स्टेप्स की हैं, दो फ्रंट एंड बैक और 2 साइड। तो इसको हम प्लस कर देंगे, फर्स्ट प्लस सेकेंड इक्वल। सो ये 235.139 SFT हमारे पास इसकी टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। यहाँ पे टोटल लिखेंगे और जहाँ भी टोटल हमने किया वहाँ पे मेंशन करेंगे टोटल। सो ये हमारे पास पलस्तर की क्वांटिटी आ जाएगी। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पर्टिकुलर होता है, जब हमारा पलस्तर भी कंप्लीट हो जाता है तो हम दीवार को वाइट वॉश करते हैं। वाइट वॉश के तकरीबन 3 कोट हम करते हैं, और इसके बाद इसकी फिनिशिंग जो है वो या डिस्टेम्पर से कर ली जाती है या पेंट से कर ली जाती है, ये एज पर रिक्वायरमेंट होता है। तो 7 नंबर पे जो हमारा पर्टिकुलर होगा वो होगा वाइट वॉश। सो वाइट वॉश में लिखूँगा, और वाइट वॉश के लिए मैं लिखूँगा एज पर आइटम नंबर 6। इट मीन्स कि जितनी हमारे पास 6 की क्वांटिटी आई है उतनी हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी वाइट वॉश की, क्योंकि जिधर जिधर पलस्तर होना है वहीं पे हम वाइट वॉश करेंगे। सो हमारे पलस्तर की मिकदार और वाइट वॉश की मिकदार उतनी होगी, और इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि वाइट वॉश का जो यूनिट होता है वो भी स्क्वायर फुट होता है। यहाँ पे मैं लिखूँगा 235.139 SFT। इसके साथ हमारी जो सिंगल वॉल या स्ट्रेट वॉल है इसकी क्वांटिटीज़ कंप्लीट हो जाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, मज़ीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम इंजीनियरिंग और कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन सिखाए जाते हैं। अगर आप इन वीडियोस की कंप्लीट DVD कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमें कॉल करना होगा। इसके लिए हमारा नंबर है 0343901779, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं जिसके लिए हमारा एड्रेस है xpacademy@ymail.com, या आप हमें स्काइप पर ज्वाइन कर सकते हैं XP Academy के नाम से। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेसन में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।